नमस्कार मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारत में जल परिवहन, जिसमें सामुद्रिक जल मार्ग पर विचार होगा या ओशियानिक वाटरवेज इन इंडिया। भारत के जल परिवहन में सामुद्रिक जल मार्गों का विशेष महत्व है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपन्न होता है। हिंद महासागर में भारत के शीर्षवर्ती स्थिति तथा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में स्थिति यहाँ के सामुद्रिक व्यापार के लिए प्राचीन काल से ही सहायक रही है और आज भी भारत की विशाल तट रेखा के सहारे स्थित बंदरगाह यहाँ की व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र हैं। यहाँ के सामुद्रिक जल मार्गों को वाह्य अर्थात विदेशी व्यापार हेतु जल मार्ग, जिन्हें सागरीय जहाजरानी या ओशियानिक शिपिंग कहा जाता है, तथा दूसरा तटीय जहाजरानी, जिसको कोस्टल शिपिंग के नाम से जाना जाता है। ओशियानिक वाटरवेज या सामुद्रिक जलमार्ग का जो विकास भारत में हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। भारत में सागरीय जहाजरानी का इतिहास बहुत प्राचीन है। यद्यपि देश में आधुनिक जहाजरानी का प्रारंभ 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ हुआ कहा जा सकता है। स्वतंत्रता के समय से जहाजरानी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जहाजरानी उद्योग उच्च प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक माहौल में संचालित होता है और विश्व अर्थव्यवस्था और व्यापार से गहरे रूप से जुड़ा हुआ। इसके द्वारा भारत के महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थों का आयात होता है। कुल व्यापार के लगभग 90% भाग का समुद्री परिवहन और आवागमन होता है, जो जहाजरानी को व्यापार और आर्थिक समृद्धि के लिए अपरिहार्य बनाता है। भारत ने जहाजरानी में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की है। भारत के पास विकासशील देशों के बीच सर्वाधिक विशाल समुद्री बेड़ा है। राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। भारतीय जहाजरानी निगम का गठन 2 अक्टूबर 1961 को किया गया। अब भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत में 13 बड़े और लगभग 200 मध्यम और छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि मध्यम और छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत के प्रमुख बंदरगाह इस प्रकार हैं। मुंबई, कांडला, मडगांव जो कि गोवा का बंदरगाह है, मंगलौर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोलकाता। मुंबई एक प्राकृतिक पोताश्रय है, व्यापक पृष्ठ प्रदेश सहित, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। यह बंदरगाहों के कुल यातायात का 5वां भाग संभालता है, जिसमें अधिकांशतः पेट्रोलियम उत्पाद एवं शुष्क नौभार या जिसको कार्गो कहते हैं शामिल हैं। कांडला कच्छ खाड़ी के सिरे पर स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। गुजरात के अलावा पृष्ठ प्रदेश सहित इसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर शामिल है। महत्वपूर्ण यातायात की वस्तुओं में खाद्य तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्यान्न, नमक, कपड़ा, कच्चा तेल इत्यादि शामिल है। मडगांव जो कि गोवा में है, वहाँ पर अरब सागर तट पर जुआरी नदी के तट पर स्थित है। यह बंदरगाह लौह अयस्क निर्यात के लिए मुख्य है। इससे मैग्नीज, सीमेंट, उर्वरक और मशीन आयात की जाती है।
कोच्चि एक प्राकृतिक पोताश्रय है जहाँ से उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद एवं सामान्य नौभार, जिसको कार्गो कहते हैं, इसका परिवहन होता है। चेन्नई एक कृत्रिम पोताश्रय है, यहाँ से काफ़ी मात्रा में परिवहन का आवागमन होता है। पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, उर्वरक, लौह अयस्क और शुष्क नौभार, जिसे कार्गो कहते हैं, ये प्रमुख मद हैं। विशाखापट्टनम सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। लौह अयस्क के निर्यात हेतु यहाँ एक बाहरी पोताश्रय का विकास किया गया है। साथ ही कच्चे तेल के लिए भी एक वर्ग यहाँ स्थापित है। इसके सुविस्तृत पृष्ठ प्रदेश हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि। कोलकाता हल्दिया हुगली नदी पर एक नदी मुख बंदरगाह है। इसके सुविस्तृत क्षेत्र में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पूर्वोत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। यहाँ से जूट उत्पाद, अब्रक तथा मशीनों के कचरे का व्यापार होता है। लघु एवं मध्यम श्रेणी के बंदरगाहों का तटीय व्यापार तथा बड़े बंदरगाहों का भार कम करने में महत्व है। इसमें महत्वपूर्ण बंदरगाह यानी लघु एवं मध्यम श्रेणी के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो गुजरात में ओखा, द्वारिका, पोरबंदर, बेरावल, भरूच और सूरत आदि हैं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, कर्नाटक में कारवार, केरल में क्विलोन, अलेप्पी आदि, तमिलनाडु में मामल्लपुरम या महाबलीपुरम, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम और काकीनाडा, ओडिशा में पुरी, पुडुचेरी में यनम, पुडुचेरी, करैकल आदि प्रमुख लघु एवं मध्यम श्रेणी के बंदरगाह हैं। तटीय जहाजरानी कोस्टल शिपिंग वह माध्यम है जिसके द्वारा भारतीय तट पर स्थित बंदरगाहों के मध्य परिवहन होता है। तटीय जहाजरानी ऊर्जा की बचत करने वाला पर्यावरण अनुकूल एवं किफ़ायती परिवहन माध्यम है। इसके द्वारा घरेलू उद्योग एवं व्यापार के विकास को सहायता मिलती है। तटीय जहाजरानी से सामान्यतया कोयला, नमक, सीमेंट, उर्वरक आदि का परिवहन अधिक होता है। तटीय नौवहन के विकास हेतु अब प्रमुख बंदरगाहों पर कंटेनर सेवा आरंभ की। सेतु समुद्रम परियोजना भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी तट को नौवहनीय नहर से जोड़ने के महत्वाकांक्षी सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट को 2005 में स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रोजेक्ट से लंका के उत्तर में उथले जल को गहरा कर मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य के आर पार नौवहन योग्य नहर बनाकर अरब सागर के साथ बंगाल की खाड़ी को जोड़ा जाएगा। इससे जहाज भारत के प्रादेशिक जल से होते हुए सीधे मार्ग से पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच आवाजाही कर सकेंगे, जिससे उन्हें श्रीलंका का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और लगभग 450 नॉटिकल मील या 780 किलोमीटर तथा इसमें लगने वाले 90 घंटों का समय बचेगा। यानी 780 किलोमीटर और 90 घंटों का समय बचने की बात है। आशा की जाती है कि इस प्रोजेक्ट से तटीय तमिलनाडु के आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। ये प्रोजेक्ट तूतीकोरिन पोताश्रय के लिए भी बेहद महत्व रखता है। नहर एवं छोटे पत्तनों का विकास भी तमिलनाडु के अतिरिक्त समुद्री सुरक्षा प्रदान करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से भी इस प्रोजेक्ट के स्वाभाविक लाभ हैं। नौसेना और तटरक्षक बलों के पोत पूर्व से पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रत्यक्ष रूप से और अधिक गति से आवाजाही कर सकेंगे। लेकिन प्रारंभ से ही यह प्रोजेक्ट विवादास्पद रहा है। पर्यावरणीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील होने से इसका विरोध होता रहा है तथा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस संदर्भ में इसके वैकल्पिक मार्ग को तलाशने पर भी विचार चल रहा है।
आज की बात यहीं समाप्त होती है। आपने जो बात आज की सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।